देखिए हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, उसमें आप जा सकते हैं। साइंस में है तो फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर है। तो ऐसा नहीं है, हर 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 फील्ड में है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि फोकस करने की ज़रूरत है। पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो मेजॉरिटी बच्चे हैं उनको इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। अब जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं 12th करने के बाद, और उन्होंने 12th साइंस से किया है। अब वो डॉक्टर भी नहीं बनना चाहते और इंजीनियर भी नहीं बनना चाहते। अब वो साइंस ही करना चाहते हैं, साइंस में इंटरेस्ट है, बायो में इंटरेस्ट है, जूलॉजी में इंटरेस्ट है, बॉटनी में इंटरेस्ट है, या केमिस्ट्री में है। बट उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब बीएससी करने का मतलब है लोकल यूनिवर्सिटी में कुछ मतलब नहीं, क्योंकि लैब नहीं है वहाँ पे, कुछ कुछ प्रैक्टिकल नहीं होते, टीचर्स का अपना मनमर्जी चलता है। तो ज़रूरत है हमें इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्रिएट करने की, कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो नीचे तक जाए, और उसके लिए हमें चेन बनानी पड़ती है। क्योंकि हमारे जो अधिकतर बच्चे हैं उनके घरों में कोई रोल मॉडल नहीं है। जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे घर में दिल्ली में कोई, मतलब मैक्सिमम, मैं यूपी का हूँ तो मैक्सिमम मेरे लोग लखनऊ तक गए थे। तो हमें, मेरे परिवार के लोग जो हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी उनको पता है, उससे ऊपर कुछ नहीं पता। कोई दिल्ली नहीं जानता था, दिल्ली में जेएनयू है ये भी नहीं पता था। राइट। तो मेरा एक प्रोफेसर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक प्रोफेसर आया जो खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। उसने मुझे बताया कि जेएनयू नाम की भी कोई चीज होती है, और तब मैंने तैयारी की। तो अब अगर वो नहीं आया होता, अब जस्ट सोचिए कितना कोइंसिडेंस है ये, वो आया इसलिए मुझे पता चला। मुझे हमेशा लगता कि मेरे अंदर मेरिट नहीं है, मैं हमेशा, मेरी जो सोच है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी तक सीमित रहती। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इंफॉर्मेशन का, और हमें, और वो चेन बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चों को, हमारे बच्चों को खुद अपने आप नहीं मिलती है और नहीं मिलेगी भी। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। और एक अच्छी बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं एज अ टीचर। नहीं तो अगर टीचर नहीं है तो एटलीस्ट एलुमनाई कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो हमारी कम्युनिटी से है, जिन्होंने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी है। अब ज़रूरत यह है कि हमको इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, और ये जो हमारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको इन्फॉर्मेशन है, वो एक प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर सकें। तो नालंदा में हमारी पिछले 9 साल से हमारी यही कोशिश है कि नालंदा, जो हम लोग का इंस्टीट्यूशन, हम उसको कोचिंग सेंटर के रूप में नहीं देखते हैं कि ये सिर्फ कोचिंग है, वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में हम देखते हैं, जहां पर हमारे जो मेंटर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के, वो आते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स, तो एक हम इंफॉर्मेशन फ्लो कर पाए। ठीक है, ऊपर से जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे तक हमारे बच्चों तक जाए, ये पहला है। दूसरा प्रॉब्लम आता है सर लैंग्वेज का, कि वो सबसे बड़ा रुकावट है इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन जब मैं जेएनयू का एमए का सिलेबस देखता हूँ एंट्रेंस का, तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, या उड़िया मीडियम में पढ़ा हूँ, या मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, और वो पूरा सिलेबस इंग्लिश में है, एंट्रेंस एग्जाम पूरा इंग्लिश में होता है। मुझे आते हुए भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता है। तो दूसरा जो है वो लैंग्वेज स्किल है, उसके लिए हमें अलग से बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, और ये हमारे जो लोग पढ़ लिख गए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम, हमारे बच्चों का स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में नहीं है, लेकिन बिना इंग्लिश के इंडिया में आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए किसी भी फील्ड में, इवन आर्ट्स एंड डिजाइन में, आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, आप बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर सेल्फ इन द मार्केट। तो हर फील्ड में आपको अंग्रेजी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, खास तौर पे हम लोग जो एक पर्टिकुलर क्लास में आ चुके हैं, जहां पर हम रिजर्वेशन का सहारा लेकर आगे आ चुके हैं, जहां पर हमारे पास वो टूल्स हैं, हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है, तो अब जरूरत है कि हमें हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ तो ऐसा एक सिस्टम लैंग्वेज को लेकर खड़ा करना होगा। ठीक है। तो और तीसरा जो आता है वो है फाइनेंशियल। अब आप जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन देखिए सर, उनका फॉर्म देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लैट का देता हूँ। क्लैट एक एग्जाम है 12th के बाद जो होता है,
और वो लॉ स्कूल के लिए है। इंडिया में कुछ टॉप के लॉ स्कूल्स है, जैसे जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटीज होती है, वैसे नेशनल लॉ स्कूल्स हैं। और वो 5 साल का बीए प्लस एलएलबी देते हैं, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। और उनमें अगर कुछ कुछ बहुत ही अच्छे हैं, है ना, एनएलएस बेंगलोर है, एनएलएसयू कलकत्ता है, और एनएयूजीएस कलकत्ता है, नलसर हैदराबाद है। तो आप 5 साल का कर लीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब इन लॉ फर्म्स, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में आपको जॉब लग जाएगा, और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा कोर्स है, राइट। बट उसका एंट्रेंस फॉर्म का फीस 3,500 रुपए है। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं क्लैट का, तो आपको यू हैव टू पे 3,500 जस्ट फॉर एंट्रेंस फी, राइट। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो विद आपको वो एक कॉल लेटर देंगे, एक ईमेल आएगा कि आपको इस नेक्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग पे जाना है, उससे पहले 1,00,000 रुपए जमा करिए काउंसलिंग के लिए। तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा बैरियर है ये। ठीक है, 3,500 तो वो बच्चा किसी तरीके से जमा कर लिया। अब वो उसको पता है, उसको पता नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब जब उसको पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, अब काउंसलिंग होनी है। कौन सा काउंसलिंग से पहले या काउंसलिंग के तुरंत बाद आपको सिर्फ 2 या 3 दिन का समय देते हैं वो। यू हैव टू डिपॉजिट 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब आप सोचिए कि 1,00,000, कौन सा वर्ग ऐसा है जो 1,00,000 रुपए 3 दिन में इकट्ठा कर सकता है, या जिसका सेविंग है कि 1,00,000। मुझे लगता है कि एक साधारण सरकारी नौकरी वाला आदमी भी 1,00,000 3 दिन में नहीं ला सकता है, या तो फिर वो मैनेजर हो बैंक में, या एक मिडिल लेवल का ऑफिसर हो, है ना। मेरे आंखों के सामने कितने ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको दे आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन। और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले क्या होता था सर, आज से 10 साल पहले तक फीस में थोड़ा डिफरेंस होता था कि ठीक है, किसी अगर आप जनरल हैं तो 1,000 रुपए, और एससी हैं तो 400 रुपए। अभी वो सब खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आपका ट्यूशन फी भी वही है, आपका आपका जो एंट्रेंस फॉर्म का फीस है वो है। तो आप अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो एंट्रेंस फॉर्म 3,800 रुपए का है, और अगर आप SC ST OBC PWD है तो आपका 3,500 का है। तो 200 रुपए का अंतर है, एंड इट्स अ जोक, है ना। वो मजाक मजाक उड़ा रहे हैं ये भी करके। ठीक है, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम नाउ। ये हमारी रियलिटी है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, निफ्ट का, जो अभी फैशन टेक्नोलॉजी का है, हमारे बच्चों ने तैयार किया था। अब उसमें बच्चे सेलेक्ट हो गए, 3 दिन के अंदर काउंसलिंग से पहले 1.67 लाख रुपीस जमा करना है, तब आपको वो काउंसलिंग में अलाउ करेंगे। मेरे 2 आदिवासी बच्चे थे जिनको मैं ट्रेन कर रहा था, दोनों का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और गांव के बच्चे हैं, और बहुत अच्छे डिजाइन में पेंटर हैं, एक्सेलेंट पेंटर हैं। उनका 4 साल का बीडेस का कोर्स था। अब और ये जो 1.67 लाख है, ये 6 महीने का ट्यूशन फी है, सिर्फ 6 महीने का। अब वो 8 सेमेस्टर हैं। और निफ्ट, और देखिए निफ्ट है और एनआईडी है, ये सब बहुत ही हाईली अकम्प्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। आप करते हैं तो आपका जो निफ्ट का जो ठप्पा पड़ता है आप पर, डिग्री की आप इससे हैं, तो उससे ही आपके बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं, है ना। तो आप निफ्ट के हैं और आप एनआईडी के हैं। अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ कम्युनिटी मेंबर हम उनकी एक बार फीस जमा कर देंगे, लेकिन हर 6 महीने में 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फी जमा करना बहुत मुश्किल काम है। तो अब इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने फंड्स तैयार करने होंगे। कोई और चारा नहीं है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, जितनी स्कॉलरशिप मेरे फादर के समय में सबको मिलती थी, अभी वो सब गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है ना। और अगर वो कहीं पे स्कॉलरशिप दे भी रही है तो उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कि पहले आप फीस भरो। पहले निफ्ट में भी यही है कि हम आपको देंगे स्कॉलरशिप, लेकिन पहले 1.67 लाख भरिए। अरे हमारे पास पैसा ही नहीं है, 1.67 लाख कहां से हम देंगे, 1,60,000 रुपए। फिर आप बोलोगे कि 6 महीने बाद हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो तीसरा यह है कि हमें कहीं ना कहीं अपना फंड क्रिएट करना होगा, आज नहीं तो कल। हमारा खुद का अपना एक सिस्टम होना चाहिए, जहां पे हमारे समाज के जो ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो गरीबी से उठकर आए हैं और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में हैं, गवर्नमेंट नहीं फंड करेगी, हम करेंगे, है ना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट से कितना, या तो फिर आप पूरा पॉलिटिकल पावर
वेट करते हैं कि हम पॉलिटिकल पावर पे कैप्चर करेंगे और हम सिस्टम को चेंज करेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि तो ये 3 मेरे पिछले मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, 25 साल से मैं एजुकेशन की फील्ड में हूँ, और मुझे ये सबसे बड़े 3 चैलेंज लगते हैं। इंफॉर्मेशन की कमी है, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा फाइनेंशियल। और ये तीनों इतने बड़े अवरोध हैं कि बच्चे खुद अपने आप इन तीनों बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उनका जो सोशियो इकोनॉमिक लोकेशन है वो उनको इस बात की इजाजत नहीं देता है। रेयर होते हैं, बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कुछ करके वो कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हमारे मूवमेंट का जिम्मेदारी बनता है। यहाँ पर हमें, हमारे जो लोग अम्बेडकराइट लोग हैं, अम्बेडकराइट समाज है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे जिनसे एटलीस्ट एक शुरुआत हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी संख्या करोड़ों में है, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि हम सब तक पहुंच पाएंगे, लेकिन एक एक कहीं ना कहीं आपको एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने होंगे। एटलीस्ट 100 में से 10 बच्चों तो हम 10 बच्चों तक हम पहुंच पाए, है ना। तो वो, और हमारी कोशिश वही है, पिछले कुछ सालों से हम लोग यही कर रहे हैं कि एक ऐसा एक ऐसा कुछ एक सिस्टम क्रिएट हो कि हमारे बच्चों को ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनसे थोड़ा सा हम उनकी मदद कर पाए।